हेलो, मेरा नाम इजहान खान है and currently I'm studying in IIT Patna. I'm pursuing my bachelor's degree in civil and environmental engineering. So I'm a sophomore in my college. So start करते हैं आज का topic. So in my previous classes, I have told you about limits and what are the basic concepts. Why did we need limits? Like why can't we just put x is equals to something when we can? Why are we trying to put this instead of this? I told you that. So limits के concept मैंने clear करा दिए थे. I told you that you need to do some questions on limits and just get those concepts clear. Like maybe one or two questions will come from limits. Usually they don't come, but if they come, they are very easy. So you should be able to do that. So अब start करते हैं. जो पहला concept calculus का बहुत अच्छा माना जाता है उसको. So derivatives basically. Let me open that page first and then I'll tell you about it. कैलकुलस में ऐसा है कि अगर आप अपना बेस क्लियर करते चलोगे तो आगे जाके कुछ भी क्यूमुलेट नहीं होगा, वरना मिसकंसेप्शन इसमें बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकता है. सो टू बी conceptually very clear, then you have to make it up from the base itself. So if your limits are good, then your derivatives will be good, and further when you will go for application of derivatives and then integration and all, it will be nice for you. So limits का concept I hope अब तक सारा clear हो गया होगा. So derivatives पे आता है. And basically I'll tell you, like you can read all of this, but I'll just tell you what is a derivative. Derivative किसका होता है? What do you mean by derivative? Derivative होता है एक फंक्शन का, of a function. ये बात अगर नहीं समझ में आए तो इसको ऐसे समझो. अगर मैं लिखता हूँ y is equals to x square, ठीक है, ये तो समझ में आता है. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ fx is equals to x square, where fx is a function which depends on x. बात समझ आई? अगर इसी को मैं ऐसे लिखूंगा एफ ऑफ वाई, तो ये सेम फंक्शन कैसे बिहेव करेगा? बात समझ में आ रही है? ये एक फंक्शन है, ये एक मशीन है. फंक्शन क्या होता है? ये एक मशीन होती है फंक्शन. इसमें तुम जो भी इनपुट डालोगे ये उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें आउटपुट देगा. अगर तुम अंदर डाल रहे हो लेट्स से एक्स, और ये फंक्शन उसके साथ कुछ 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 करके आउटपुट देगा एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. फॉर दिस इनपुट द आउटपुट इज दिस. बात समझ आई? सो बैक टू दैट कॉन्सेप्ट अगेन. डेरिवेटिव होता क्या है बेसिकली? डेरिवेटिव, सबसे पहली बात, डेरिवेटिव इज ऑफ अ फंक्शन. डेरिवेटिव स्लैश डिफरेंशिएशन. ये पहली बात तो ये नंबर वन. दिस इज फॉर अ फंक्शन. ओके, बस अभी इतनी बात ध्यान रखेंगे. अब मैं बताता हूँ उसका बेसिकली यूज क्या होता है. ओके, तो बेसिकली ये एक मेरी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, और ये मैंने इस पे तुमको दो पॉइंट्स बता दिए. गॉट इट? तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई तुम्हें को इसकी स्लोप बताओ. क्वेश्चन समझ आया? आई एम आस्किंग यू द स्लोप ऑफ दिस. कैसे निकालेंगे? स्लोप बेसिकली होता ही क्या है? द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस. तो ये क्या हो जाएगा इस केस में? यहाँ पे x है 1, यहाँ पे x है 4, तो x2 माइनस x1, 4 माइनस 1, 3. करेक्ट? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, यानी कि 5 माइनस 2 दैट इज 3. तो मेरा tan थीटा जो कि मेरी स्लोप होती है, इट कम्स आउट टू बी 3/3 1. सो माय थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्रीज. करेक्ट? बात समझ आएगी सबको? तो यही ये हम लोग ने उसका डेरिवेटिव निकाल दिया फॉर द लाइन. ये अगर हम लोग लाइन बनाए तो कैसी बनेगी? इसके लिए सी तो जीरो हो जाएगा. y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी. सी जीरो हो गया इसमें. तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन का हम लोग ने बेसिकली क्या निकाला? स्लोप निकाला. स्लोप निकालना मतलब क्या निकाला? डेरिवेटिव निकाला.
बात समझ आ रही है? जो जिसको थोड़ा सा भी वो आता है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ज्यादा है, उसको पता होगा y इक्वल टू एक्स है, अगर मैं इसको dy बाई डी एक्स कर दूं तो आ जाता है 1। और देखो हम लोग ने यहाँ पे क्या निकाला है, तो स्लोप। बात समझ, थोड़ा थोड़ा कुछ लिंक दिखाई दे रहा है? बेसिकली डेरिवेटिव एक फंक्शन का होता है और वो होता है उसकी स्लोप। स्लोप ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इट्स डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ अ फंक्शन भी नहीं, एक फंक्शन होगा आर्बिट्ररी, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं एक पॉइंट तुम्हें पकड़ के दे देता हूँ, उस पॉइंट पे उसका जो टेंजेंट होगा, ट्राई करता हूँ टेंजेंट बनाने का। सपोज मैं पहले टेंजेंट ही बना देता हूँ इसके ऊपर फंक्शन। ओके, सो ये मैंने तुम्हें पॉइंट दे दिया था एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और ये फंक्शन था। इस फंक्शन पे एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट वाले टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। बात समझ आई? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पॉइंट, एक पॉइंट पे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स होगा उसके टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट स्लोप एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट डालोगे तुम तो ये देखो, अगर तुम पीछे आ गए यहाँ पे मन होता है तो तुम्हारा टेंजेंट कुछ ऐसा होता है, am I right? तो उस केस में तुम्हारी स्लोप चेंज हो जाती है। इसलिए जो स्लोप है वो एक फंक्शन है एक्स नॉट वाई नॉट का इटसेल्फ। अगर वैल्यू चेंज करोगे, इनपुट चेंज करोगे, तो आंसर भी चेंज होगा। तो इतनी बात समझ आ गई होगी कि डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है, डेरिवेटिव इज बेसिकली द स्लोप फॉर द टेंजेंट ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। अब लाइन के साथ ऐसा क्यों नहीं है भाई? लाइन के लिए तो ऐसे जा रही है लाइन। लाइन के लिए तुम कोई भी हर पॉइंट पे देख लो, कोई भी दो पॉइंट्स पकड़ के उनकी स्लोप निकाल के देख लो, सेम आ रही होगी, सेम, ऑलवेज सेम। ठीक है, लेकिन जब एक फंक्शन ऐसा होता है कुछ आर्बिट्ररी, तो उसके पॉइंट पे डिपेंड करती है स्लोप। तुम इधर देखोगे तो ऐसी आएगी, इस साइड देखोगे तो ऐसी आएगी, इधर देखोगे तो ऐसी आ रही है। समझ रहे हो बात को? सो दिस इज व्हाट हैपेंस फॉर द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन व्हिच इज which is variable in x, which is not constant. तो हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, लाइक आई होप यू गेट दैट पॉइंट कि डेरिवेटिव को आज से हम लोग कैसे सोचेंगे, इट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ अ फंक्शन। अब मैं आपका फर्स्ट फॉर्मूला है ये वाला, चलिए इसको डिराइव करके दिखाता हूँ मैं। सो लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन दिया तुमको ये, ठीक है, मैंने तुम्हें दो पॉइंट्स दे दिए। पॉइंट नंबर वन, इसको कहेंगे एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। पॉइंट नंबर टू विच इज एक्स वन कॉमा वाई वन। जो एक लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ रही होगी, तुम इसका स्लोप निकाल सकते होगी। एम आई राइट? कैसे निकालेंगे भाई? वाई वन माइनस वाई नॉट स्लोप इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट। करेक्ट? ठीक है ना? अब वाई वन और वाई नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंस ये मेरा एक फंक्शन है एफ एक्स एक फंक्शन है ना, एक्स की इनपुट पे तुम यहाँ वैल्यूज चेंज कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हें करस्पॉन्डिंगली एफ एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। ये बात समझ में आ रही है? मैंने बताया था ना, इनपुट आउटपुट। यहाँ पे अगर मैं रख दूंगा एक्स से ए, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा फंक्शन का। सपोज यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा एफ एट एक्स ए। क्लियर? सो वाई वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज वाई वन। वाई वन को हम लोग एफ ऑफ एक्स वन भी तो लिख सकते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं हो रहा हो यहाँ पे। दिस इज एक्स वन, तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो y दिया ही हुआ है क्वेश्चन में वो आ रहा है y1, जो कि कुछ नहीं है, वो हो जाएगा फंक्शन x1 का। एम आई राइट? सिमिलरली y नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाय, ये हो गई स्लोप। तो स्लोप का बस अभी इतना याद रखेंगे। ये फॉर्म शायद मतलब थोड़ा थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो बस इसको ऐसे याद रखो कि व्हाट इज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है ना। तो अगर मैं एक पॉइंट पे दे दूं, जैसे अगर मैं कह दूं y नॉट निकालो, तो तुम एफ एक्स नॉट पे दे दोगे इनपुट। बस इसको ऐसे ध्यान रखेंगे हम लोग।
ठीक है, आई होप ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, इसको समझो ठीक से, अगर नहीं समझ आ रहा है रिपीट करो मेरा वीडियो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं y की वैल्यूज लिखता हूँ और y इज नथिंग, y इज f(x). so as we change the values of x, y will change, right? So for the corresponding values of x we will get those values of y which denote, which are pointing to that curve, getting the point? So मेरे को टेंजेंट वाला पार्ट भी थोड़ा सा बताना था, आई डोंट नो दैट इतना पता है कि नहीं सबको। सो बेसिकली टेंजेंट, tangent is a line which touches the curve at only one point. A tangent है, touches the curve, correct, but touches the curve two times, right? Not tangent. अगर अच्छा ठीक है टेंजेंट तो नहीं है, लेकिन क्या इसके हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, अगर मुझको ये पॉइंट मिल जाए, ये पॉइंट मिल जाए, है ना, तो हम लोग y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करके इसकी स्लोप निकाल सकते हैं, या फिर इसको अच्छे से अगर लिखना हो तो fx2 माइनस fx1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करके हम लोग इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। बट दिस इज नॉट अ टेंजेंट, ये बात ध्यान रखना है। अभी बताऊंगा कि इसका मतलब, इस पे क्यों इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ कि टेंजेंट ही क्यों होना चाहिए। ठीक है, सर्कल के केस में चल देखते हैं। फॉर अ सर्कल देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। और एक प्रॉपर्टी को बता देता हूँ कि जो सर्कल के टेंजेंट्स होते हैं वो सेंटर वाली लाइन से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ टचिंग होता है टेंजेंट का सर्कल पे, उसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दें सेंटर से, तो वो टेंजेंट से 90 डिग्री बना रहा होता है। दीज बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वैसे प्रॉपर्टी है, आगे भी आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में। हाँ तो अभी क्या हुआ था, अभी हुआ था कुछ ऐसा, मैंने कहा था मेरे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट की मैंने आपको दे दिया x1, इस पॉइंट पे मैंने बस आपको बता दिया भाई ये पॉइंट है मेरा x2। तो मैंने कह दिया था ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई जो लाइन होगी, जो ये लाइन है, ये लाइन जो है, इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो आएगा fx2 माइनस fx1 होल डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्लियर? अब मैं ये कहूंगा अगर कि अभी तो मैं दो पॉइंट्स दे रहा था अपने कर्व पे, लेकिन अब से मैं सिर्फ दूंगा एक पॉइंट और उससे तुम्हें निकालना है। बात समझ में आई? अभी मैं दो पॉइंट्स दे रहा था, पॉइंट ए, लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, and the line joining point A and point B has this slope. So for this you needed 2 points on the same curve, right? But now if I tell you that instead of having two, I'll just give you 1 point on that same curve. Now you have to find that slope of that line, of that tangent which is touching that. नहीं समझ आया? I'll show you. अभी I gave you 2 points. Now this is the same curve, right? I'm just giving you this point. और इसका मैं टेंजेंट बना देता हूँ, सो दिस इज द टेंजेंट फॉर दिस, राइट? नाउ आई एम आस्किंग यू द स्लोप फॉर दिस टेंजेंट, हाउ कैन यू फाइंड दिस? यू कांट, विद दिस मेथड यू कांट, राइट? ऐसे कैसे निकालेंगे हम लोग? सो इसके लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा ना। you'll not always get 2 points, right? It is not very tedious, like for on the curve there can be infinite number of, you can choose some a point, then for the choice of b there are infinite number of points. So it is a very tedious way of doing things. So let's see what we can do instead. तो इसका solution कुछ ऐसे निकला। Suppose this is my curve, this is the point A, और ये जो point B था इसको मैं मूव करा के लाया। ओके, लेट्स मूव दिस पॉइंट, मूव करा के मैं लाया A के पास, और मैं A के इतना क्लोज ले आया कि ये दोनों एकदम सेम पॉइंट्स दिखने लगे। अब इसको मैं मैग्नीफाई करता हूँ, ये बहुत क्लोज है, मतलब ये इतना भी नहीं जितना मैंने दिखाया है, ये इतना भी नहीं, बहुत ज्यादा क्लोज है ये, मतलब ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट है। तो इसको मैं अगर बहुत ज्यादा जूम कर दूं तो ऐसा दिखेगा, जूम वर्जन बना रहा हूँ यहाँ पे, 100x जूम। तो उस केस में ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये है मेरा पॉइंट ए,
ये है मेरा पॉइंट बी और दिस पॉइंट ए जो है मेरा एक्स एक्सिस पे बना रहा है लाइन, यहाँ पे उसकी वैल्यू है मान लेते हैं एक्स नॉट। और जो बी है हम लोग को बी तक जाने के लिए मूव करना पड़ रहा है, मान लेते हैं एच। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस एच, जहां पे मेरा एच इज बेसिकली अप्रोचिंग जीरो। अब थोड़ा लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ आया क्यों इतना एम्फेसिस कर रहा था मैं लिमिट पे। अब देखते हैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मेरा ए और बी आर ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट, उन वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो अगर मैं कहूँ मेरा ए है एट एक्स नॉट और मेरा बी है एट एक्स नॉट प्लस एच, सो एच इज जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा है, सो एच मस्ट टेंड टू जीरो, लाइक एच इज इक्वल्स टू 0.0000000000000 लिखते चले जाता हूँ मैं, इससे भी छोटा। गेटिंग माई पॉइंट, इतना छोटा है। सो एच इज बेसिकली टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। दो पॉइंट्स भी मिल गए तुम्हारे पास और वो दोनों पॉइंट्स बिहेव सेम पॉइंट की तरह कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्या प्रॉब्लम थी कि दो पॉइंट्स मिल रहे थे, तुम इजीली स्लोप निकाल ले रहे थे। यू कुड फाइंड द स्लोप व्हेन यू हैव टू पॉइंट्स on the curve. But now I'm just giving you a one point, but I'm asking you the slope. So what can you do? You can think of two points which are too close to each other, that they are behaving like the same point. And तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, विच विल बी करेक्ट। लाइक ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मेरे दो पॉइंट्स है और भी और दोनों में सेम मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो दैट इज रॉन्ग। सो कैसे इसको मैथमेटिकली सही से लिख सकते हैं, आई सपोज दैट माई ए इज एट एक्स नॉट ऑन द नंबर लाइन, सो माई बी शुड बी एट सम प्लेस x2। सो उस x2 की वैल्यू है x नॉट प्लस h। फ्रॉम x नॉट I moved h distance towards b and then I stopped. So this h is very small for the 2 points to be very close to each other. So h की वैल्यू क्या हो सकती है, इससे भी कम। h is less than this, इतनी छोटी वैल्यू से भी कम। सो बेसिकली h is tending to zero. So मेरा a का जो x दिस x एक्सिस पे जो उसकी वैल्यू है वो मेरे को मिल गई x नॉट और b की वैल्यू मिल गई x नॉट प्लस h। बात समझ आएगी? This was my number line. This was my curve. 100x zoo के बाद I'm seeing this, right? x नॉट, अगर मैं कहूँ ये मेरी डिस्टेंस है h फ्रॉम यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा x नॉट प्लस h। क्या ये बात समझ आ रही है कि फॉर b टू बी वेरी क्लोज टू a, h must be as small as possible? बिल्कुल दिख रहा है, यू कैन सी इट, राइट? अगर h में और छोटा करता चला जाऊंगा तो वो इतने क्लोज आ जाएगा। मैं इतना दूर इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ, ऑलराइट? अदरवाइज दे आर बेसिकली द सेम पॉइंट। हाँ, तो अब मैं कहूँगा स्लोप निकालने को, तो तुम क्या कहोगे? यह स्लोप का फॉर्मूला मेरे को याद है, क्या होता था? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। बट इसमें y2 y1 क्या है? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू द फॉर्मूला फॉर इनपुट एंड आउटपुट, fx is equals to y. Am I correct? So we will put the values of x2 and xy in the function as inputs, and we will get the output for those corresponding values. Now the value for b will be f of x naught plus h minus value for a will be f at x naught, and then we divided by x2 क्या है, x naught plus h, x1 क्या है, x naught। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? h इज वेरी 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 स्मॉल, बेसिकली इट इज अप्रोचिंग जीरो। सही है ना? मैं h को जीरो तो पुट कर नहीं सकता हूँ। अगर मैं लिख दूंगा भाई h इक्वल टू जीरो, इतना छोटा h है कि उसको क्यों कंसीडर टेंड वेंड नहीं कराऊंगा मैं सिंपली पुट कर दूंगा h इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मानो पुट कर दिया है h इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h को जीरो पुट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गया। ओहो, ये तो इनवैलिड हो गया। मैंने सोचा क्या है, मैंने सोचा है माई वैल्यू फॉर h इज लेस देन जीरो। ठीक है, बहुत छोटा है जीरो से। I'm so sorry, it is less than 1। जीरो से छोटा तो नेगेटिव हो जाएगा, ओके? बट h is greater than zero also।
मतलब 1 से 0 के बीच में, और 1 से तो कई ज्यादा छोटा है। व्हाट दिस पॉइंट, ये मेरा अभी तक का, इतनी बात मैंने खुद ही क्लियर की थी, उसके बाद ही मैंने ये फॉर्मूला लिखा कि एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। ये फॉर्मूला मैंने बनाया फर्स्ट ईयर। अब मैं अगर कह दूं कि भाई एच इतना छोटा है, तो क्यों उसे, ये सब मुझे, मेरे को नहीं अच्छा लगता है, टेंड वेंड कराना है, नया कॉन्सेप्ट है, मेरे को नहीं पसंद है। आई विल सिंपली पुट एच इक्वल टू 0। तो मैं कहूंगा ओके, पुट करके देख लेते हैं। देख रहे हो, इनवैलिड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब इसमें लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो सबसे पहले जो हम लोग ने इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन लिखी थी, हम लोग अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो बार बार इतना लैंग्वेज तो लिखेंगे नहीं कि भैया माय एच इज वेरी वेरी स्मॉल बट इट इज पॉजिटिव ऑल्सो। ये सब बातें तो लिखेंगे नहीं। तो सिंपली जो भी हम लोग ने पीछे सीखा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट होल डिवाइडेड बाय एच। सो ये हो गया आपका स्लोप का फॉर्मूला। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप, और यही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, हाँ तो ज्यादा नहीं है, इसमें थोड़े से एग्जांपल्स हैं, ये कुछ थ्योरम्स हैं बहुत सिंपल सी, उसके बाद एक्सरसाइज है। तो ये हो गई स्लोप ऑफ द फंक्शन। गॉट इट। जब सिर्फ मैं एक पॉइंट दूंगा एक्स नॉट, उस पे तुम्हें स्लोप ऑफ अ फंक्शन निकालना है, तो तुम ऐसे निकालोगे, और इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल। आई होप बेसिक्स क्लियर हो गए सारे। ए और बी को इतना क्लोज कर दिया है कि बेसिकली फॉर्मूला ही बन गया। तो ऊपर मैं फिर से लिख देता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल। I hope that you don't need to mug up this formula. I hope that this seems logical to you. मैंने पूरा इसीलिए शुरू से करके दिखाया है, जैसे आप लोग सोचोगे बिल्कुल वैसे ही सोच के दिखाया है कि भाई मैं इसको 0 भी पुट कर देता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। So I hope you get the gist of it. So m is limit h tends to 0, f of x naught plus h minus f of x naught whole divided by h. Right? तो अब हम लोग देख लेते हैं इस पे कुछ एग्जांपल्स। सो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5। इन्होंने कहा है फाइंड द डेरिवेटिव एफ एक्स इक्वल टू 2 ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है, करके देख लेते हैं हम लोग। फंक्शन है हम लोग के पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, मशीन जो कि है फंक्शन, इनपुट x, आउटपुट 3x। अगर मैं इनपुट दूं इसमें, इनपुट में देना चाहता हूँ 4x, तो आउटपुट क्या आएगा बताओ। व्हाट द पॉइंट। तो एग्जांपल नंबर 5 है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। तो और हम लोग को निकालना कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 2। अभी तक हम लोग क्या लिख रहे थे, स्लोप। m का फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0, f x नॉट प्लस h माइनस f x नॉट होल डिवाइडेड बाय h। m की जगह हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं पहली बार दिस कॉल्ड, इसको पढ़ना सीखो, डिफरेंशिएशन स्लैश डेरिवेटिव ऑफ y with respect टू एक्स। पढ़ो इसको, क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि विद अ स्मॉल चेंज इन एक्स, व्हाट इज द चेंज इन वाई। अगर मैं एक्स को चेंज कर रहा हूँ 0.1, तो वाई कितना चेंज हो रहा है, मान लेते हैं वाई चेंज हो रहा है 0.1, तो ये क्या देगा, ये आंसर देगा 1 डी वाई बाई डी एक्स, और 1 क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। सो इट इज नथिंग बट स्लोप। व्हाट द पॉइंट, स्लोप हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन ऐसा कब लिख रहे हैं, जब y एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है, x पे थोड़े से चेंज पे y पे थोड़ा सा चेंज क्या आ रहा है, उसका रेशियो जो है वही tan थीटा है, वही स्लोप है। समझ में आई बात। dx चेंज मैंने यहाँ पे किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग dy चेंज यहाँ पे आया, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही तो tan थीटा होगा।
dy/dx, वही तो स्लोप होगा। तो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू dy/dx। तो dy/dx को लिखने का एक और तरीका होता है, या तो इसे हम लोग लिख सकते हैं y डैश, ये डैश सिर्फ एक आ जाएगा, या तो एफ एक्स का डैश। बात समझ आई? स्लोप को लिख सकते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया dy, बेस हो गया dx। इसको पढ़ेंगे कैसे? द चेंज इन y विद द चेंज इन x। दूसरा तरीका पढ़ने का डिफरेंशिएशन स्लैश डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि हाँ, समझ गए होगे। बेसिकली बहुत ज्यादा मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ इस पे कि इसको समझो, इसको केवल मगअप मत करो। ये मत सोचो कि dy/dx से फॉर्मूले रट लेंगे और सारा काम हो जाएगा। बेसिकली इसको समझो, बहुत इजी चीज है ये। ठीक है। और वही इसको लिख सकते हैं y डैश भी, और इसको लिख सकते हैं f डैश x भी। क्लियर? आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल था f डैश 2 वाला। तो हम लोग ने फॉर्मूला तो लिख लिया था। फॉर्मूला क्या था? f डैश x का लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है। और ये क्या है, कहाँ पे रहा है निकालने को? एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू पुट कर देंगे, इनपुट डाल देंगे अपना, और देखते हैं करस्पॉन्डिंगली आउटपुट क्या आता है। लिमिट है h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय h। अब इसके आगे क्या करें? f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h लिख तो दिया, इसके आगे क्या करें? इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया है। तो जब क्वेश्चन हम लोग दोबारा पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि वही हम लोग को फंक्शन भी दिया हुआ है, वो मशीन भी दी हुई है कि जो हम लोग इनपुट डालें उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को आउटपुट मिल जाए। तो अच्छा ठीक है, अगर x डाला था तो 3x मिला। अगर हम 2 प्लस एच डालेंगे तो 3 टाइम्स 2 प्लस एच मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 6 प्लस 3h। अगर हम लोग सिर्फ 2 डालेंगे तो 3 टाइम्स 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ में आई बात? तो f ऑफ 2 प्लस एच क्या हो गया? 6 प्लस 3h। f ऑफ 2 हो गया 6। यही दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो लेट्स पुट दीज वैल्यूज। So f of 2 plus h will be 6 plus 3h minus f of 2 will be 6 whole divided by h, limit h tends to a 0, which will give me nothing but 3h by h, where h and h will be cancelled out. Simply we will be left with 3, which is a valid answer. You started with the concepts of slope. You started with this. Okay. Then you made it into a question of limits, in which you have to eliminate the h. Getting my point? बहुत सिंपल है, लेकिन अगर लिमिट्स, मैंने जो बोला था कि लिमिट्स के क्वेश्चंस लगा लेना, मैंने एम्फेसिस किया था लिमिट्स के जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें मार्क कर लेना एक्सरसाइज में। इफ यू हैड डन दैट तो ये सब चीजें बहुत इजी लग रही क्योंकि शुरू वाला पार्ट तो मैंने इजीली समझाया आपको कि स्कोप समझ के इसको पूरा निकालना है। उसके बाद ये आपका एक क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इन द क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स, जैसे कि ये देखो। तो उसके बाद सिंपली लिमिट निकाल देनी है, जो भी वैल्यू आएगी उसकी। तो हम लोग का क्या है, बहुत लंबे फॉर्मूले से हम लोग का आया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x। और मुझे इतना पता है कि आप सबको फॉर्मूलेज डिफरेंशिएशन के याद होंगे ही होंगे, कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा ही होगा एक बार स्कूल में या कहीं भी। तो एफ डैश एक्स फॉर 3x क्या हो जाता है? 3। और वही हम लोग ने यहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के दिखा भी दिया। ठीक है, जिसने अगर नहीं पढ़ा है तो परेशान मत हो, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मतलब यूजुअली बच्चों को ये सब याद होता है, पहले से उन लोग ने पढ़ लिया होता है। अगर एफ एक्स है एक्स स्क्वायर तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x। मतलब मगअप कर लिया होता है, समझा नहीं होता है कुछ भी, बस रट लिया होता है और उन्हें ये याद होता है कि पेपर में आया तो ऐसे ऐसे कर देंगे। लेकिन मैं भी समझाऊंगा आगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट? एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6। So एग्जाम्पल 6 में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है देखो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। और ये कह रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे हम लोग को इसका डेरिवेटिव निकाले। पहले पहला पार्ट करते हैं, चलो कहाँ पे निकालना है? फॉर्मूला क्या होता है फॉर एफ डैश ऑफ एक्स? भाई मैं लिमिट पुट करता हूँ एच जो कि टेंड करेगी 0 को,
f of x naught plus h minus f of x naught होल डिवाइडेड बाय h। इस केस में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं सारी। x नॉट मुझे दिया है -1, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x नॉट दिया है -1 और h -1 माइनस f ऑफ h होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, इतना ही पता है ना मेरे को भी, यहाँ पे आके तो मैं रुक जाऊंगा, इसके आगे मुझे नहीं आता है। इसके आगे मैं फिर से क्वेश्चन करूंगा। ओ, मुझे दिया हुआ है, इन लोगों ने मुझे फंक्शन दिया है, वो मशीन दी है जिसमें इनपुट और आउटपुट हम लोग डालते हैं, इनपुट डालते हैं और आउटपुट मिलता है, राइट। सो पहला इनपुट हम लोग डालेंगे h-1। सो f ऑफ h-1 मैंने इनपुट डाला, उसके करस्पॉन्डिंगली 2 टाइम्स h-1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स h-1 माइनस 5 मेरे को आउटपुट मिला। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, -3 माइनस 5 इज -8। ठीक है, 2h² माइनस h माइनस 6, ये मेरे को मिल गया। तो 2h² माइनस h माइनस 6, ये वैल्यू हो गई मेरी f ऑफ h-1 की, राइट। सो अब दूसरी वैल्यू हम लोग को निकालनी थी f ऑफ x की, राइट। दूसरी वैल्यू होगी f ऑफ -1 की, तो उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फाइन वैल्यू h1 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -1 प्लस 5, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 5, इट विल बी -6। ओके, तो अब हम लोग अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज। एफ एच -1 पहले आया था, राइट, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट होल डिवाइडेड बाय एच, एच स्क्वायर माइनस एच, -6 प्लस 6 कट गया बाय एच, 2h -1, लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 अ वैलिड आंसर। तो हम लोग ने इस समय क्या निकाल लिया है, देखते हैं। हम लोग ने निकाल लिया है f डैश x एट x इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू -1। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, f डैश सिंपली x को यहाँ पे -1 पुट कर दिया तो उसके करस्पॉन्डिंगली वैल्यू आ गई -1। मतलब जो हम लोग का एफ एक्स को हम लोग ने पहले एफ डैश एक्स बनाया, मतलब उसका स्लोप निकाला, और फिर उससे स्लोप निकालने के बाद फंक्शन में वैल्यू पुट की -1, तो उसके करस्पॉन्डिंगली आउटपुट आ गया -1। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ऑल्सो प्रूव दैट एफ डैश 0 प्लस 3 एफ डैश -1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि एफ डैश 0 प्लस 3 टाइम्स एफ डैश -1 की वैल्यू क्या आई है। बेसिकली प्रूव क्या करना है, एफ डैश 0 इज इक्वल टू 3 टू प्रूव। कुछ नहीं, इसको भी कर देंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x naught plus h minus f of x naught होल डिवाइडेड बाय h, करेक्ट। तो हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है, और 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, f of h plus 0 minus f of 0 होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, फंक्शन में मैं एक बार एफ एच निकालूंगा, एक बार एफ जीरो निकालूंगा। एफ एच कितना आएगा, एफ एच अगर मैं डालूंगा तो 2h² प्लस 3h माइनस 5, एफ जीरो कितना आएगा 0 0 -5। फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h² प्लस 3h माइनस 5 माइनस ऑफ -5 माइनस एफ जीरो है ना, करेक्ट, डिवाइडेड बाय h, 2h² प्लस 3h -5 प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा h। तो यहाँ पे आएगा 2h प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस विल बी 0, बचेगा क्या 3। Hence we prove that f dash 0
लीड्स टू अ 3। इसी को तो प्रूव करना था। बात समझ आई? मतलब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मगअप करना पड़ रहा है या एल्गोरिदम है पूरी भाई कि याद करना है, पहले ये करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ऐसे तो नहीं लग रहा है? आई होप दैट दिस इज लॉजिकल फॉर यू। मतलब आपको समझ आ रहा है कि आप बेसिकली कर क्या रहे हो हर पॉइंट पे। कोई भी एक पॉइंट पे अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको मगअप करना पड़ रहा है, तो सिंपल आप मेरा वीडियो रिवाइंड करो, पीछे जाओ और आप समझो उस बात को। देखो लिमिट्स वाला पार्ट तो आई होप मैंने क्लियर करा दिया था, और इसीलिए मैंने एम्फेसिस भी किया था कि और क्वेश्चंस लगाना, तो मतलब वो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चंस कैसे करना है उस चीज की नहीं, कि एक्चुअल में आपको कर क्या रहे हो उस चीज की क्लैरिटी। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने देखा एक फंक्शन दिया था एफ एक्स। मेरे को फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला पता था। फॉर्मूला पता नहीं था, हम लोग को ये पता था कि हम लोग का डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। और स्लोप का मेरे को फॉर्मूला बचपन से पता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक पॉइंट दिए हुए हैं मेरे, अब दो पॉइंट से नहीं निकालना है। तो एक पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत क्लोज दोनों पॉइंट को ले लेंगे। इसलिए हम लोग का लिमिट h टेंड्स टू 0 करने लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत हल्का से a से b शिफ्ट हो रहे हैं x एक्सिस में। वो शिफ्ट को हम लोग डिनोट करेंगे x से। तो h टेंड करेगा 0 को। ठीक है, वहां से हम लोग ने स्लोप निकाली। अब जितनी भी स्लोप निकाली उसमें फॉर्मूले में जो भी इनपुट उन्होंने दिया है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल। वैल्यू पुट कर दी, एक बड़ा सा लिमिट बनेगा और वो सॉल्व हो ही जाएगा। आपको मतलब इतने 3 4 मैंने मेथड बताया, उनमें से किसी ना एक से वो सॉल्व हो ही जाना है। फिर वो सॉल्व हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो उसका स्लोप हो जाएगा एट दैट पॉइंट। ठीक है। तो जैसे कुछ लोग कुछ चीजें थोड़े मतलब जो पहले से जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए मैं दिखा दूं। अगर तुम उसका एफ डैश एक्स भी निकालोगे तो आ जाएगा 4x + 3। ठीक है, यही पे है ना। और एट एक्स इज इक्वल टू -1 अगर मैं कह दूं तो -1 + -4 + 3 इक्वल टू -1। ये देखो, ऐसे याद किया होता है ना तुम लोग ने। बस फॉर्मूला याद कर लिया, वैल्यूज पुट कर दी उसमें और फिर आंसर आ गया, बस वो डेरिवेटिव हो गया। तो ये समझ में आ रहा है कि डेरिवेटिव बेसिकली आ कहाँ से रहा है? डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट फॉर द फंक्शन। डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, ये सब की अब थोड़ी सी मतलब आपको वैल्यू लग रही होगी कि अच्छा हाँ, हम लोग को एक पॉइंट भी तो चाहिए, केवल डेरिवेटिव निकालना क्या होता है। और सारे बच्चों में तो अभी तक यही मिसकंसेप्शन होता है, वही डेरिवेटिव एट द पॉइंट का मतलब बस एक्स को ये रख देंगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है। अगर मैं एट द पॉइंट ना लिखूं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोचो ना कहाँ निकाल के दोगे। तो फिर आपको बेसिकली एक फंक्शन बना के देना पड़ता है स्कोप का, कि भाई इस ये मेरा फंक्शन आया स्कोप का, और इस पे आपको हर पॉइंट पे जो भी आप इनपुट डालोगे उसके करस्पॉन्डिंग स्कोप मिल जाएगी। व्हाट इट। एक और देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल था, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। फिर से उसको वैसे ही सोचते हैं जैसे मैंने बताया। फाइंड द स्लोप ऑफ साइन एक्स। और स्लोप कहाँ पे निकालनी है, जब एक्स 0 हो रहा हो। साइन एक्स का कर्व अगर याद हो आपको तो π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, और एंड सो ऑन, राइट। -3π/2, -2π, और ये है 0। तो ये है मेरा साइन एक्स। इस पे स्लोप निकालनी है, इतना तो मैं समझ गया। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इस पे स्लोप निकालनी है, लेकिन किस पॉइंट पे निकालनी है? ओहो, पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, सो एट एक्स इज इक्वल टू 0 मेरी टेंजेंट टाइम है ये। ओके, सपोज ये टच कर रही है इस पॉइंट को और टेंजेंट। ओके, तो इसकी स्लोप मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? मेरे को फर्स्ट प्रिंसिपल याद है स्लोप का। अगर केवल एक पॉइंट दिया, दो पॉइंट दिया हो तो सिंपली मैं उसमें y2 - y1, x2 - x1 का रेशियो निकाल सकता हूँ। बट क्योंकि एक ही पॉइंट दिया है तो मैं लिमिट से जाऊंगा। लिमिट को पुट करूंगा h टेंड्स टू 0, बहुत क्लोज दो पॉइंट्स आ गए इसका मतलब। और f ऑफ 0 + h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय x, ये हो जाएगी मेरी स्लोप, जो कि बराबर होगी मेरी y डैश के या dy/dx के, या मेरी एफ डैश ऑफ एक्स की। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। और एफ एक्स है क्या, बेसिकली है साइन एक्स। तो एफ ऑफ एच क्या है भाई मेरा, साइन एच। एफ ऑफ 0 क्या है मेरा, साइन 0 कितना होता है। ठीक है, एफ ऑफ एच डाल देंगे, साइन एच माइनस एफ ऑफ 0 कितना होता है, डिवाइड बाय 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, बचा कितना
साइन एच बाय एच बचाना है केवल। याद करो आइडेंटिटी, साइन थीटा अपॉन थीटा वेयर लिमिट इज पुटिंग थीटा टेंडिंग टू जीरो। क्या क्या देता था ये मुझको, याद आ रहा है कुछ? तो इसका डेरिवेटिव आ गया वन। फिर से बता रहा हूँ, जिन लोग कर चुके हैं डेरिवेटिव उनके लिए भी दिखा देता हूँ, उनको जैसे याद है उनके तरीके से एल्गोरिदम काम करने लगेगा उनका। ओहो, ये करना है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग जीरो। उनको ये एल्गोरिदम याद होती है बस। कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बेसिकली करना आप लोग को भी, अभी जब मैं फॉर्मूलेस बता दूंगा तो ऐसे ही है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करते रहोगे एग्जाम में, लेकिन बेसिकली उसके पीछे का पूरा लॉजिक समझ आना चाहिए, ठीक है। ये एफ डैश एक्स कहीं से डिराइव हो रहा है, ये एफ डैश एक्स क्यों डिराइव हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ड्राइव तो हो गया, कुछ वैल्यू आ गई, उसका इनपुट डाल दिया, आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो 3 लाइन का है, लेकिन फिर भी आपको मतलब उसका जिस्ट आना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो क्या रहा है बेसिकली। एग्जाम्पल 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, तो ये मेरे से कहता है कि मुझे स्लोप निकालनी है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, दो अलग अलग पॉइंट्स पे। ऐसा मत समझना कि ये पॉइंट वन और पॉइंट टू है, इन दोनों के बीच में स्लोप निकालनी है। पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि इस पे स्लोप निकालो, दूसरा पार्ट है इस पे स्लोप निकालो, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3, कुछ तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है। एक्स वन, टू, थ्री, भाई एक्स इज इक्वल टू, तुम कुछ भी ले लो, पहली बात तो तुम्हें एक्स इज इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा उस पॉइंट पे रहने के लिए हमेशा, इस फंक्शन पे। उसके बाद तुम कोई भी पॉइंट चूज कर लो, तुम्हारी स्लोप तो सेम आ रही है, बात समझ में आ रही है। और स्लोप सेम भी क्या आ रही है, थीटा आ रहा है 90 डिग्री, tan 90 तो आप लोग का वो 1/0 हो रहा है, इन्फिनाइट हो रहा है, समझ आ रहा है। चलो ठीक है, इसको मतलब ये तो था, ये मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ के ही पहले खुद ये ऑब्जर्व किया है, चाहे आप ये ना भी करो ऑब्जर्व, फिर भी हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। वरना मैंने जो ऑब्जर्व किया है इसमें, मैंने देखा कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट लाइन होगी, वाई एक्स की मैं कुछ भी वैल्यू डाल दूं, मैंने डाल दिया है एक्स की वैल्यू 5, 2, 8, 9, 6, 4, 3 समथिंग समथिंग समथिंग, मैंने वैल्यू डाल दी, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, सेम अनचेंज। एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, वाई की वैल्यू तो उतनी रहेगी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 का मतलब है वाई इज इक्वल टू 3, y1, y2, y3, ये मेरी लाइन आएगी y इज इक्वल टू 3, ठीक है। x की मैं कोई भी वैल्यू डाल दूं, उसके करस्पॉन्डिंगली y की मेरे को क्या वैल्यूज मिलेंगी, सेम। सो इसका मतलब y विल ऑलवेज बी इक्वल टू 3 इररिस्पेक्टिव ऑफ x। इसी को कहते हैं y इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है ना। तो ये तो मेरा एक सिंपल सा भी ऑब्जर्वेशन था, और इससे मैंने क्या पाया कि मेरी स्लोप जीरो आएगी, सिंस थीटा इज इक्वल टू जीरो, so my slope will be equal to zero। ये मैंने अभी ऑब्जर्वेशन ली है, अब इसको देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं, और नहीं आ रही ऑब्जर्वेशन कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं जैसे मतलब मैंने सिखाया है उससे देखते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू a zero, f of x naught plus h minus f of x naught whole divided by h, वैल्यूज पुट कर देते हैं at x is equals to zero, तो लिमिट h टेंड्स टू zero, f of 0 plus h minus f of 0 whole divided by h। क्वेश्चन कहाँ था, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 राइट। सो पहला आया है पार्ट, एफ एच कितना होगा 3, एफ जीरो कितना होगा 3, एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है भाई, व्हाट दिस। सो क्या आ जाएगा 3 - 3/h वेयर लिमिट इज h टेंडिंग टू 0। ऊपर तो प्योर जीरो बन ही रहा है, नीचे लेकिन एक h है विच इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, ओके, विच इज a little just little greater than zero। तो आप इसको नहीं कह सकते कि भाई हाँ ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर ऊपर ऐसे होता है 3h माइनस समथिंग कुछ भी अगर होता है जिसमें हम लोग का 0/0 फॉर्म x की वजह से बन रहा होता तो हम लोग उसको इनवैलिड कह सकते थे, बट फॉर दिस दिस इज नॉट इनवैलिड, दिस इज अ जीरो,
ठीक है, 0/h where limit h is tending to a 0 will be equal to 0। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग का f डैश एट 0 कितना आ गया, 0। सिमिलरली हम लोग निकाल लेंगे f डैश एट 3, वो भी कितना आ जाएगा, 0। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि हम लोग का अगर फंक्शन इंडिपेंडेंट है, मतलब x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, x की कोई भी वैल्यू लो, तो मेरा जो f a प्लस एच माइनस एफ एच, तो एफ ए प्लस एच विल बी इक्वल टू एफ एच, तो ऊपर तो जीरो बन ही जाएगा, बेस में आ जाएगा एच, तो 0/h हो जाएगा 0। यहाँ पे इन लोग ने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के बारे में लिखा हुआ है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, हाँ तो डी बाई डी एक्स का मतलब होता है जैसे मैंने फंक्शन था मेरा एफ एक्स, मेरे को इसकी स्लोप निकालनी थी, तो उस ऑपरेशन को टोटल एज अ होल कहेंगे मैथमेटिकली हम लोग डी बाई डी एक्स। जैसे कि मानते हैं मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, मेरे को इस पर ऑपरेशन करना है, मेरे को इस पर स्लोप निकालनी है, तो मैथमेटिकली मैं ऐसे लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, जो कि हो जाएगा एफ डैश एक्स या वाई डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक और इस पे एग्जांपल दिया हुआ है हम लोग को, जिसमें हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है 10x का। अब ये बताओ मुझे एक बार कि 10x जो है ये आपका डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर मैं x की अलग अलग वैल्यूज दूं, समथिंग 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 समथिंग, तो क्या fx की सेम वैल्यूज मिलेंगी, नो, fx इज डिपेंडेंट। तो दिया हुआ है मुझे fx इज इक्वल टू 10x, c 0 है, और इसकी y इक्वल टू mx में अगर देखें तो इसकी tan थीटा इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव तो ऑलरेडी निकल चुका है। क्या तुम्हें पॉइंट्स की जरूरत थी इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए? अगर मैं कहूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इन सब अलग अलग पॉइंट्स पे अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो वो यही लाइन आएगी ना, और ये लाइन सेम है हर पॉइंट के लिए, उसके लिए हमारी स्लोप आ रही है 10। तो क्या तुम्हें इतना सब करने की जरूरत थी? नहीं। ये मतलब ये होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नहीं कहूंगा इसको, बहुत सिंपल है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन मतलब यही एक्चुअल में आप कर रहे हो, लेकिन बस आप इसको मैथमेटिकली प्रूव करके कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? y इक्वल टू एम एक्स पे सी किसे नहीं आता है, y इक्वल टू एम एक्स, सी जीरो आ रहा है, इसमें इंटरसेप्ट कोई है नहीं, तो y इक्वल टू एम एक्स आपने लिख दिया, उसके बाद देखिए स्लोप क्या आ रही है, स्लोप आ रही है 10, वही तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगी। और क्या इसमें कोई सेंस था लिखने का कि एट एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 5? कोई सेंस नहीं था। तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं, तो एच डैश ऑफ एक्स लिमिटेशन h टेंड्स टू 0। ओके, तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। तो फंक्शन क्या था मेरा, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। इनपुट डाल देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, h टेंड्स टू 0, x प्लस h की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 10x प्लस 10h माइनस f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 10x होल डिवाइडेड बाय h। आंसर आ गया 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। 1 पे 1, x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू 4, 3 पुट करने पे y की वैल्यू 9, मतलब बहुत तेज स्टीपली बढ़ रहा है, क्योंकि बोल शेप में आएगा डिक्रीज होता हुआ। x अगर -1 रखूं तो 1, -2 रखूं तो 4, -3 रखूं तो 9। अच्छा, इधर भी सेम चीज फिर बन रही है इसका, और एक बोल शेप में आ गया। तो ये हो गया मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस पे अगर मुझे बोला जा रहा है कि डेरिवेटिव निकालने को, तो क्या मुझे एक बात समझ आ रही है कि भाई हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा यार, हर पॉइंट पे टेंजेंट मेरा चेंज हो रहा है। ठीक है, और डिफरेंट टेंजेंट्स की स्लोप्स अलग अलग आएंगी। ठीक है, मेरे को पता चल गई ये बात। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं यूजिंग आवर फॉर्मूला, एफ डैश एफ एक्स, आर्बिट्ररी एक्स पे निकाल देते हैं, और उसे फंक्शन आउटपुट में दे देंगे, और वो जहां भी इनपुट डालेगा उसमें एक्स में, उसको उसके करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो हम लोग यही कर लेते हैं,
तो एफ डैश एक्स जैसे मैंने अगर इसमें डाला तो वो हो जाएगा एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स एच टेंड्स टू 0 होल डिवाइडेड बाय एच। एक्स प्लस एच डाला तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एच। एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर 2h माइनस एक्स स्क्वायर बाय एच। ये हो जाएगा एच प्लस 2h एच प्लस 2 h plus 2 the limit is x tending to 0। इसमें कुछ मिस किया है मैंने इस क्वेश्चन में शायद एफ एक्स प्लस एच रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h ठीक है और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2h x आएगा राइट। यहाँ पे आ जाएगा 2x h को 0 पुट कर दिया तो मेरा f डैश ऑफ x आ गया 2x। एक चीज ये देखो नोटिस करो इस क्वेश्चन में जब तुमने स्लोप निकाली तुम पहले कह रहे थे कि भैया अलग अलग इनपुट डालने पे अलग अलग टेंजेंट्स बन रहे हैं तो उनके करस्पॉन्डिंगली स्लोप्स अलग अलग आएंगी। यही तो प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में। उसके बाद तुमने जब इसकी फाइनली स्लोप निकाली मैंने कहा था एज अ फंक्शन बना देंगे हम लोग और उस फंक्शन को दे देंगे हम लोग आंसर की तरफ। वो जो भी इनपुट डालेगा उसके करस्पॉन्डिंग उसे स्लोप मिल जाएगी। ये चीज नोटिस करो कि जो भी स्लोप आई है वो डिपेंड कर रही है एक्स पे। तुम एक्स की क्या वैल्यू ले रहे हो वो बताएगा तुम्हें कि तुम्हारी उस पॉइंट पे जो वो टेंजेंट करेगा उसकी स्लोप क्या होगी। दैट इज वाई योर एफ डैश एक्स डिपेंड्स ऑन एक्स। डिपेंडेंसी समझ में आई क्यों है। एफ डैश एक्स क्यों एक्स पे डिपेंड कर रहा है और क्यों जब वो स्ट्रेट लाइन थी तो क्यों नहीं डिपेंड कर रहा था। तब तो तुम्हारा एफ डैश कांस्टेंट आया था ना क्योंकि एक्स कोई भी पॉइंट तुम लोगे तो तुम्हें सेम स्लोप मिलेगी। यहाँ पे एक्स के अलग अलग पॉइंट्स पे तुम्हें स्लोप्स अलग अलग मिल रहे हैं। दैट इज वाई योर एफ डैश एक्स डिपेंड्स ऑन एक्स सो एफ डैश एक्स इज अ डिपेंडेंट फंक्शन। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। एक बार इस सारी चीज को जितना मैंने आज बताया है मतलब रीड करना है रीड कर लो वरना जितना मैंने बताया है उतनी चीजें अपनी कॉपीज में अच्छे से लिखो और एग्जाम्पल्स जो मैंने कराए हैं वो करो और ऐसे नहीं करना फॉर्मूला बस पुट कर दिया सोच के करना। भैया एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यानी मेरा कर्व कुछ ऐसा बन रहा होगा तो यानी अलग अलग पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स आ रहे हैं मेरे वो चेंज हो रहे हैं उनकी स्लोप चेंज हो रही है डिफरेंट टेंजेंट्स है। तो इसका मतलब मैं एक्स जो लूंगा उस पर डिपेंड करेगा मेरा स्लोप क्या आ रहा है। ओके अच्छा फाइनली मैंने जब निकाल लिया तो मैंने देखा एफ डैश एक्स खुद ही फंक्शन आ रहा है एक्स का तो यानी मैं सही सोच रहा है। समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे डेप्थ में। उसके बाद कल मैं एग्जांपल्स कितने हैं 2 एग्जांपल्स बचे हैं एंड सम थ्योरम्स आर देयर। I'll tell you about these theorems and those formulas are coming here. These formulas will come in very handy to you, right? So I'll basically tell you about all these formulas and theorems tomorrow, and we'll see that if we can start those. No, there are more examples. More examples are there. So I'll just tell you about these formulas and theorems, and then we'll do these examples tomorrow. And after that, I'll start this exercise for you. Okay.